वेलकम टू एजुकेशन 360 डिग्री। हम चर्चा करेंगे देसी रियासतों के विलय पर। देखिए, जब सन 1947 में भारत आज़ाद हुआ, उससे पहले भारत दो हिस्सों में बटा हुआ था। पहला हिस्सा ब्रिटिश भारत के नाम से जाना जाता था और ब्रिटिश भारत पर डायरेक्ट कंट्रोल अंग्रेज़ों का हुआ करता था, और दूसरा हिस्सा हुआ करता था जिन्हें हम देसी रियासतों के नाम से या देसी रजवाड़ों के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत जो राजा हुआ करते थे वो ही घरेलू मामलों पर शासन चलाया करते थे, और उस राज्य का शासन करने की जिम्मेदारी उन राजाओं के हाथ में थी। और जब भारत का विभाजन हुआ सन 1947 में, तो भारत के विभाजन और उसकी स्वतंत्रता के बाद ब्रिटेन की जो क्वीन थी, उन ब्रिटेन की क्वीन ने भारत की जो देसी रियासतें थीं, उस समय भारत के अंदर 565 देसी रियासतें थीं, उन पर अपना अधिकार ख़त्म कर दिया, समाप्त कर दिया, और उन्हें ये ऑप्शन दिया, उन्हें 3 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन कि वो भारत के साथ शामिल हो जाएं और भारत का हिस्सा बन जाएं। दूसरा ऑप्शन उन्हें ये दिया गया कि वो पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाएं और पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएं। और इन दोनों ऑप्शंस के अलावा उन्हें तीसरा ऑप्शन जो दिया गया, वो तीसरा ऑप्शन था कि वो खुद अपने आप में ही एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाएं। तो ये कुल मिलाकर 3 ऑप्शन उस समय देसी रियासतों को, जिनकी संख्या 565 थी भारत की आज़ादी के समय, उन 565 देसी रियासतों को ये 3 ऑप्शन दिए गए कि वो या तो भारत के साथ शामिल हो जाएं, या पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाएं, या वो खुद स्वतंत्र राष्ट्र बन सकते हैं। लेकिन अंग्रेज़ों का मानना जो था वो यही था कि वो देसी रजवाड़े अपनी मर्जी से चाहे तो भारत में शामिल हों, चाहे पाकिस्तान में शामिल हों। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि जो भी देसी रजवाड़ों की जनता है, उन्हें यह अधिकार नहीं है कि वो खुद डिसाइड करेंगे कि वो भारत के साथ जाएंगे या पाकिस्तान के साथ जाएंगे या स्वतंत्र राष्ट्र बनेंगे। यह फैसला लेने का जो अधिकार दिया गया वो उन देसी रियासतों के, देसी रजवाड़ों के राजाओं को दिया गया था। और देखिए, उस समय सन 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, तो भारत को एकता के सूत्र में बांधने के लिए उस समय भारत के जो उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, उन्होंने इन देसी रियासतों के भारत में विलय को लेकर एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई, और वो देसी रियासतों तक पहुँचे, उनसे बातचीत की और कूटनीतिक तरीके से भारत में मिलाने का पूरा प्रयास किया। लेकिन जैसा कि ब्रिटिश इंडिया ने देसी रियासतों को ये अधिकार दिया था कि वो या तो भारत के साथ शामिल हों या पाकिस्तान के साथ शामिल हों या वो अलग राष्ट्र बन जाएं, तो इसकी वजह से कुछ समस्याएं भी शुरुआती दौर में आना शुरू हुई। जैसे कि सबसे पहले त्रावणकोर के जो राजा थे, उन्होंने अपने राज्य को पूरी तरह से आज़ाद रखने की, एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने की घोषणा की। और उसके बाद हैदराबाद, जो कि भारत का एक ऐसा हिस्सा था जो कि सबसे बड़ी देसी रियासत हुआ करता था, तो हैदराबाद के निज़ाम ने भी ऐसा ही निर्णय लिया। उन्होंने यह घोषणा की कि हैदराबाद एकदम स्वतंत्र राष्ट्र बना रहेगा। और इसके साथ साथ कुछ शासक, जैसे कि भोपाल के जो नवाब थे, उन्होंने भी संविधान सभा में शामिल ना होने का निर्णय लिया था। तो ऐसी परिस्थितियों में जब इस तरह की समस्याएं उभर रही थीं, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष की भूमिका बहुत ज़्यादा अहम हो गई थी, क्योंकि उन्होंने इन सभी देसी रियासतों से बातचीत करके और उन्हें कूटनीतिक रूप से भारतीय संघ में मिलाने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट, जिसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है, उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर इन देसी रियासतों से सिग्नेचर कराना शुरू किए और उनसे बातचीत कर कर उन्हें मनाना शुरू किया कि भाई वो भारत के साथ शामिल हो जाएं। ना तो पाकिस्तान के साथ शामिल होने में उन्हें फ़ायदा है और ना ही स्वतंत्र राष्ट्र बनने में उन्हें फ़ायदा है। इसलिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर काम करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लगभग सभी देसी रियासतों को भारत के साथ मिला लिया था। लेकिन केवल 4 ऐसी देसी रियासतें थीं जिनका भारत में विलय थोड़ा मुश्किल था, और इस विलय में बहुत परेशानियों का जो सामना करना पड़ा। 4 देसी रियासत जो थीं जिनके साथ बहुत दिक्कत आई, वो थी हैदराबाद, जूनागढ़, मणिपुर और
कश्मीर, ये चारों देसी रियासतों को भारत में शामिल करने में भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी। देखिए, यदि हम नक्शे की बात करें तो देखिए ये नक्शा है, इसमें भारत के विभाजन से पहले और भारत के विभाजन के बाद, यानी भारत की आज़ादी से पहले और भारत की आज़ादी के बाद की स्थिति को दर्शाया गया है। यहाँ आपको जितना भी येलो कलर से पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वो हिस्सा है जो कि ब्रिटिश भारत था, जैसा कि मैंने पहले चर्चा की है। इसके बाद जो ब्लू कलर से आपको हाईलाइटेड एरिया नज़र आ रहा है, ये ऐसा हिस्सा है जो कि देसी रियासतें थी, देसी रजवाड़े थे, जिनकी संख्या उस समय सन 1947 में 565 थी। और आप इमेजिन कर देखिए, आप सोच कर देखिए, यदि ये सारा ब्लू हिस्सा अगर अलग राष्ट्रों में बट जाता या ये पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाता, तो हम भारत के जो लोग हैं सिर्फ ये येलो कलर से बना हुआ जो हिस्सा है वही हम लोग होते। और ऐसी पोजीशन में, ऐसी स्थिति में, जिस हम एक भारत की बात करते हैं, एकता के सूत्र में बंधे हुए भारत की बात करते हैं, वो शायद ऐसा नहीं हो पाता। तो इस एकता के सूत्र में इन देसी रियासतों को पिरोने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अब हम चर्चा कर लेते हैं जम्मू कश्मीर का जो भारत में विलय हुआ, उस विलय को लेकर। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जम्मू कश्मीर का रुख क्या था सन 1947 में, जब इसे ये 3 ऑप्शन मिले कि ये भारत के संघ के साथ शामिल हो सकता है, पाकिस्तान के साथ जा सकता है और स्वतंत्र राष्ट्र बन सकता है। तो जम्मू कश्मीर की जो देसी रियासत थी, जो कश्मीर की देसी रियासत थी, उसने स्वतंत्र राष्ट्र बनने की इच्छा जाहिर की और इसने अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र बनने की तरफ अग्रसर कर दिया। हालांकि देखिए, यदि जम्मू कश्मीर एक देसी रियासत के तौर पर स्वतंत्र राष्ट्र बन जाता तो भारत के साथ इतनी समस्या नहीं थी, क्योंकि ये एक अलग हिस्से में पड़ा हुआ राज्य था जो कि भारत के बीच में नहीं आ रहा था। तो इस वजह से दिक्कत भी नहीं थी। लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कतें आईं आगे चलकर, जब जम्मू कश्मीर की देसी रियासत ने स्वतंत्र राष्ट्र बनने की इच्छा जता दी थी, तो उस समय सन 1947 में कश्मीर की जो देसी रियासत थी उसके राजा हरीशचंद्र हुआ करते थे, और राजा हरी सिंह हुआ करते थे। और उन्होंने जब स्वतंत्र राष्ट्र बनने की इच्छा जाहिर कर दी थी, तो जम्मू कश्मीर के ऊपर पाकिस्तानी कुछ कबाइलियों ने हमला किया, और पाकिस्तानी उन कबाइलियों के हमले के साथ ही जम्मू कश्मीर की देसी रियासत और वहाँ रहने वाले जो लोग थे उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। पाकिस्तानी कबाइली जो लोग थे उन्होंने जम्मू कश्मीर की देसी रियासत में रहने वाले लोगों के साथ लूटपाट करना शुरू करी, उनके साथ बदतमीज़ियाँ करना शुरू करी, जिसकी वजह से देसी रियासत के जो राजा थे, राजा हरी सिंह, उन्हें ये महसूस होने लगा कि अभी तो शुरुआती दौर है और हम एक स्वतंत्र राष्ट्र बनने का जो निर्णय ले रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में पाकिस्तान हमारे ऊपर हावी होने लग जाए और हमारे जो संप्रभुता है उसके लिए कहीं एक रोड़ा बनकर ना खड़ा हो जाए, या ऐसा ना कर दे पाकिस्तान कि ये हमारे ऊपर ही भविष्य में कब्जा कर ले। तो इस वजह से राजा हरी सिंह ने भारत से मदद मांगी और भारत से रिक्वेस्ट करी कि हमारी मदद की जाए, क्योंकि पाकिस्तानी कबाइलियों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया और दिक्कत आ रही है। तो ऐसी पोजीशन में भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने अपनी सेना भेजकर वहाँ पाकिस्तानी जो कबाइली थे उन पर नियंत्रण करने का प्रयास किया, और उन्हें नियंत्रित भी कर लिया गया। लेकिन इतनी हेल्प पहुंचने तक, इतनी मदद पहुंचने तक पाकिस्तानी जितने भी कबाइली थे वो काफ़ी अंदर तक आ गए थे, जिसे हम आज पीओके के नाम से जानते हैं। ये वही हिस्सा है पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, जिस पर 1947 में पाकिस्तानी कबाइलियों ने कब्जा कर लिया था, जब वो राजा हरी सिंह के राजा बनने के बाद स्वतंत्र राष्ट्र जब जम्मू कश्मीर बनने की राह पर था, तब उन्होंने उस हिस्से पर कब्जा कर लिया था। लेकिन जब भारत की मदद पहुंची तो पाकिस्तानी कबाइलियों पर नियंत्रण पा लिया गया, और उस नियंत्रण के बाद राजा हरी सिंह को ऐसा महसूस होने लगा, ऐसा लगने लगा कि भारत ने हमारी जो मदद की है वो मदद बहुत आड़े वक्त में की है, और उस आड़े वक्त की मदद के चलते राजा हरी सिंह ने ऐसी इच्छा जाहिर करी कि हम भारतीय संघ के साथ शामिल होने को राजी हैं और हम चाहते हैं कि हमें भारत के संघ में शामिल कर लिया जाए। लेकिन प्रधानमंत्री
पंडित जवाहरलाल नेहरू को ऐसा लग रहा था कि हमने जो मदद की है, इस दबाव में आकर शायद राजा हरी सिंह जो हैं वो ये फ़ैसला ले रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा कि देखिए, जो जम्मू कश्मीर की देसी रियासत है, इस देसी रियासत को भारतीय संघ में हम सिर्फ तब शामिल करेंगे जब यहाँ की जनता अपना जनमत हम लोगों को दे देगी, और ये जनमत संग्रह कराकर हम लोगों को ये बता देगी कि हम भारतीय संघ में मिलने को शामिल हैं। और वो जनमत संग्रह, देखिए आपको सबको इस समस्या से पहले से ही आप परिचित हैं कि जम्मू कश्मीर की समस्या आज़ाद भारत के अंदर बहुत लंबे समय तक बनी रही, और वो जनमत संग्रह बहुत लंबे समय तक नहीं हो सका। सन 1954 में एक विशेष राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर की देसी रियासत को दिया गया, जो कि भारत का हिस्सा थी, और अनुच्छेद 370 के तहत सन 1954 में जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा मिल गया। और अब जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा मिलने के बाद वहाँ जब तक जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा थी वो अगर अपनी कोई सहमति ना दे, तो भारतीय संसद के द्वारा बनाया गया कोई कानून वहाँ लागू नहीं हो सकता था। वहाँ कोई भी भारतीय संसद के द्वारा बनाया गया कानून लागू करने के लिए सबसे पहली शर्त ये थी कि वहाँ की जो विधानसभा है, विधान परिषद है, उससे वहाँ अनुमति ली जाए। दूसरी बात, अनुच्छेद 370 के तहत जब इसे विशेष राज्य का दर्जा मिला तो जम्मू कश्मीर का अपना राष्ट्रीय गान अलग था, अपना झंडा था, और इनका शासन करने का तरीका बिल्कुल ही अलग था। हालांकि देखिए, ये अनुच्छेद 370 के तहत जो विशेष राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को मिला सन 1954 में, और ये बहुत लंबे समय तक चर्चा का और विवादित चर्चा का विषय रहा कि अनुच्छेद 370 को ख़त्म कर जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा ख़त्म कर देना चाहिए और इसे भारत में ज़बरदस्ती मिला देना चाहिए, क्योंकि कुछ अलगाववादी जो तत्व हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय संघ से इसे अलग करने में लगे हुए हैं। इस तरह की कुछ दिक्कतें जो थीं वो जम्मू कश्मीर के अंदर से सामने आ रही थी। हालांकि देखिए, वर्तमान में 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने एक कानून लेकर आई संसद के अंदर, और जम्मू कश्मीर का जो विशेष राज्य का दर्जा था, खास राज्य का जो दर्जा था अनुच्छेद 370 के तहत, उस अनुच्छेद 370 को ख़त्म कर दिया। और अब वर्तमान जो पोजीशन है, वर्तमान जो स्थिति है जम्मू कश्मीर की, वो स्थिति ये है कि वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर कोई राज्य नहीं है। इसे 2 हिस्सों में केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर बांट दिया गया है, और वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा भी, जो कि अनुच्छेद 370 के द्वारा इसे दिया गया था सरकार के द्वारा, भारतीय संविधान के द्वारा, उसे ख़त्म कर दिया गया है। हम चर्चा कर लेते हैं हैदराबाद के विलय पर, कि हैदराबाद का विलय भारतीय संघ में कैसे हुआ। देखिए, हैदराबाद की यदि हम बात करें तो हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत था जो कि उस समय भारत की सबसे बड़ी देसी रियासत था, और सबसे पुरानी भी देसी रियासत हुआ करता था। और पुराने हैदराबाद के जो कुछ हिस्से थे वो आज के महाराष्ट्र और कर्नाटक और बाकी के आंध्र प्रदेश में हैं। यानी कुल मिलाकर ये एक ऐसा हिस्सा था, जो मैंने आपको मैप दिखाया था उसके अंदर आपने देखा होगा कि इसके हिस्से महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के अंदर हैं। और हैदराबाद का जो शासक हुआ करता था, उस शासक का नाम, उस शासक को निज़ाम कहा जाता था। और निज़ाम दुनिया का जो सबसे दौलतमंद लोग थे, उन दौलतमंद लोगों में शामिल था। तो निज़ाम हैदराबाद का जो देसी रियासत का शासक था। अब इतनी बड़ी देसी रियासत को यदि भारत के संग में मिलाना है, भारत में विलय करना है, तो इसके लिए नैतिक रूप से ये बहुत नैतिक बात बनती है कि भाई निज़ाम की सहमति लेना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि निज़ाम की सहमति ना लो। देखिए, बहुत अमीर हुआ करता था निज़ाम उस समय, और शायद हैदराबाद जो थी वो एक बड़ी देसी रियासत होने की वजह से एक अच्छी पोजीशन अपनी रखती थी भारत के अंदर। इसलिए भारत में विलय करने के लिए सबसे नैतिक जो बात थी, सबसे महत्वपूर्ण जो बात थी, वो यह थी कि हैदराबाद का भारत में विलय सिर्फ़ और सिर्फ निज़ाम की सहमति के साथ किया जाए। निज़ाम का जो शासन था, वो निज़ाम का शासन हैदराबाद के अंदर बहुत संतोषजनक नहीं था। कहीं ना कहीं हैदराबाद के जो देसी रियासत के लोग थे, वहाँ की जो जनता थी, निज़ाम के शासन के खिलाफ़ थी, क्योंकि ये बहुत ही दमनकारी शासन
चला रहा था। निज़ाम का जो शासन चलाने का तरीका था वो दमनकारी था, बहुत अच्छा तरीका नहीं था, जिसकी वजह से तेलंगाना के जो किसान थे वो निज़ाम के दमनकारी शासन के खिलाफ खड़े हो गए और उससे ख़ास तौर पे बड़े दुखी थे। इसकी वजह से एक आंदोलन सा चल गया, एक आवाज़ सी उठने लगी कि हैदराबाद के जो शासक हैं निज़ाम, इस निज़ाम की दमनकारी शासन से हैदराबाद की जनता को मुक्ति दिलाई जानी चाहिए। और इस वजह से इस आंदोलन को देखकर हैदराबाद के जो निज़ाम थे उन्होंने लोगों के खिलाफ़ एक अर्धसैनिक बल रवाना किया और इस अर्धसैनिक बल को उस समय हैदराबाद के शासन की व्यवस्था में रजाकार कहा जाता था। और रजाकार अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक और अत्याचारी लोग थे। सांप्रदायिक और अत्याचारी होने की वजह से इन रजाकारों ने जो गैर मुस्लिम लोग थे, ख़ास तौर से उन गैर मुस्लिम लोगों पर अपना निशाना बनाना शुरू किया, उनके साथ लूटपाट मचाई, उनकी हत्याएं की गईं और ना जाने तरह तरह के अत्याचार उन लोगों पर किए थे। और जब जनता का ये आंदोलन बहुत तेज़ हो गया और जनता ने जब मांग करी तो भारत सरकार ने इस हैदराबाद की समस्या पर अपना हस्तक्षेप किया और सितंबर 1948 में निज़ाम की सेना, जिसे कि रजाकार कहा जाता है, उस सेना को नियंत्रित कर लिया गया और हैदराबाद को अंततः भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। तो हैदराबाद का जो विलय था वो इतना आसान नहीं रहा, क्योंकि यहाँ निज़ाम का शासन चल रहा था। निज़ाम का शासन बहुत दमनकारी था और उसने वहाँ की जनता के आंदोलन को, वहाँ की जनता की आवाज़ को दबाने के लिए अपने रजाकारों का, अपनी सेना का भी साथ लिया। हालांकि भारत की जब सरकार ने हस्तक्षेप किया तो अंततः 1948 के सितंबर माह में भारतीय संघ के अंदर हैदराबाद का विलय हो गया। आइए अब चर्चा करते हैं मणिपुर के विलय पर कि मणिपुर का विलय भारतीय संघ में किस प्रकार से हुआ। देखिए, मणिपुर के जो आज़ादी के बाद जो मणिपुर के राजा थे, तो उस समय आज़ादी के समय, भारत की आज़ादी के समय मणिपुर के राजा बोध चंद्र सिंह थे और उन्होंने मणिपुर को एक संवैधानिक राजतंत्र घोषित किया था और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल राजतंत्र जब बना दिया था मणिपुर को, और वहाँ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के तहत पहला चुनाव भी हो चुका था। और उस समय भारत की सरकार के साथ विलय पत्र पर सहमति की बात हो गई और विलय पत्र पर सहमति की पर हस्ताक्षर भी हुए। इसकी एवज में हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया गया था कि मणिपुर की जो आंतरिक स्वायत्तता है वो आंतरिक स्वायत्तता भारत की सरकार बरकरार रखेगी और जनमत के दबाव में आकर महाराजा जो थे, महाराजा बोध चंद्र सिंह, उन्होंने सन 1948 के जून में वहाँ एक पहला चुनाव कराया और इस चुनाव के फलस्वरूप ही मणिपुर की रियासत में संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ था। और भारत के अंदर मणिपुर का जो भारत का पहला भाग है उसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत पर अपना कर कहीं ना कहीं भारतीय संघ में शामिल करने की बात हुई और वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के तहत मणिपुर का भारत में विलय हो गया। और मणिपुर के भारत के विलय के साथ ही देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये हुई कि मणिपुर का जब विलय हो गया तो कुल मिलाकर भारत, जैसा कि हम आज एक और अखंड भारत की बात करते हैं, जिस एक और अखंड भारत की बात करते हैं, उस एक भारत, एकता के सूत्र में बंधे भारत के को एकता के सूत्र में पिरोने के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत अहम भूमिका रही थी। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।